सोल्वेंसी रेशियो का क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। एज्यूमिंग दैट द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड इंक्रीज, डिक्रीज एंड नॉट अल्टर द डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो हमें डेब्ट इक्विटी रेशियो दे दिया गया है और हमें बताना है कि इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है या फिर उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और दोनों ही शेयर होल्डर फंड में काउंट किए जाते हैं। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें गिवन है 2:1। डेब्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से लॉन्ग टर्म डेब्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जो हमारे शेयर होल्डर फंड है वो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेब्ट को रेशियो के हिसाब से हम डेब्ट को मान लेते हैं 2 लाख और इक्विटी को हम मान लेते हैं 1 लाख, ताकि रेशियो हमारा वही आए 2/1। अब प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने से हमारा इक्विटी प्रेफरेंस शेयर बढ़ गया। हम मान लेते हैं 50,000 के हमारे प्रेफरेंस शेयर्स बढ़ गए हैं, बट शेयर्स इशू करने से हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट पे या डेब्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास नया डाटा आएगा 2 लाख अपॉन में 1.5 लाख। अगर आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आएगा तो हमारा जो रेशियो है पहले 2/1 था, अब 1.33/1 हो गया है। इसका मतलब हमारा जो रेशियो है वो रिड्यूस हो गया है। सेकंड पॉइंट है रिडक्शन और रीपेमेंट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट पॉइंट में हमने शेयर्स इशू किए थे तो हमारी कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल बढ़ने से शेयर होल्डर फंड बढ़ गए। ऐसे ही अब रिडक्शन कर रहे हैं, हम रीपे कर रहे हैं क्या, प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि रीपे करने से हमारी कैपिटल घट जाएगी। तो इसका हमारे डेब्ट इक्विटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा जो डेब्ट है हम मान के चलते हैं वही सेम ऊपर वाला ही 2 लाख और इक्विटी है हमारी 1 लाख। तो हमारी जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हम मान के चलते हैं कि हमने 50,000 की जो कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, वो हमने रिडीम कर दी। रिडीम करने से हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो नया डाटा है वो आएगा 2 लाख अपॉन में 50,000 और हमारा रेशियो आएगा 4/1। पहले हमारा रेशियो था 2/1, 2:1, अब हमारा रेशियो हो गया 4/1 यानी कि 4:1। तो हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो गया है। थर्ड पॉइंट है इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इशू किए हैं यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट बढ़ गए हैं। हमारे जो लॉन्ग टर्म डेब्ट थे, जैसे कि हमने एज्यूम किया था पहले 2 लाख थे, अब हमारे जो डेब्ट हैं वो इशू करने से, डिबेंचर इशू करने से हमारा जो डेब्ट है वो बढ़ गया। मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि हमने डिबेंचर 1 लाख के इशू किए हैं। डिबेंचर्स इशू करने से हमारे पास कैश आ जाएगा तो हमारी करंट एसेट बढ़ जाएगी, लेकिन जो हमारी इक्विटी है 1 लाख, वही सेम इक्विटी है, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा जो नया डाटा है वो आएगा
3 लाख अपॉन में 1 लाख, तो रेशियो हमारा बनेगा 3:1। अगर हम कंपेयर करेंगे, शुरू में हमारा रेशियो 2:1 था, लेकिन अब हमारा रेशियो हो गया है 3:1। तो हमारा रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो गया है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स रिडक्शन करने का मतलब है कि हमने हमारे डिबेंचर्स को पे कर दिया है। इशू ऑफ डिबेंचर से हमारा लॉन्ग टर्म डेप्ट बढ़ गया था और रिडक्शन ऑफ डिबेंचर से हमारा जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है वो कम हो जाएगा। तो अब वैसे ही डिबेंचर्स को अगर कम करेंगे, डेप्ट में से डिबेंचर्स को हम कम करके देखेंगे तो हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अब करके देखिए। 5th पॉइंट है हमारा, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट पर। फिक्स्ड एसेट को सेल करने से ना तो डेप्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और ना ही इक्विटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट को सेल करने से फिक्स्ड एसेट घट जाएंगी और कैश आ जाएगा, करंट एसेट बढ़ जाएगी। फिक्स्ड एसेट घट जाएंगी और करंट एसेट बढ़ जाएगी, तो इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट अ प्रॉफिट। हमने फिक्स्ड एसेट को प्रॉफिट में सेल कर दिया है। इसका मतलब है अगर कोई फिक्स्ड एसेट 50,000 की है, हमने उसको 60,000 में सेल कर दिया है। और जैसे कि हमें पता है कि प्रॉफिट्स पे किसका राइट होता है, शेयर होल्डर्स का राइट होता है। तो प्रॉफिट्स जो हैं वो हमारे शेयर होल्डर फंड को बढ़ा देंगे। डेप्ट पे कोई फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है उस 10,000 के प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, हमारे शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा जो रेशियो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट एट अ लॉस। अब मैंने बताया था कि प्रॉफिट्स पे शेयर होल्डर फंड का राइट होता है, तो लॉसेस भी किनको बियर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को ही बियर करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट शेयर होल्डर फंड को बढ़ा देते हैं तो लॉस शेयर होल्डर फंड को रिड्यूस कर देंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का डेप्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये शेयर होल्डर फंड को घटा देंगे और हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है 7th, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन अ क्रेडिट ऑफ 3 मंथ। हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करी है और वो भी 3 महीने उधार पे। जिसे हम उधार में खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर बन जाते हैं और क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे करंट लायबिलिटी होता है। तो करंट लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी, बट डेप्ट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही शेयर होल्डर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए नो चेंज। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट मतलब हमने फिक्स्ड एसेट परचेज करी है और उसको बोला है कि हम अभी लॉन्ग टर्म में आपका पैसा पे करेंगे, अभी पे नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है लॉन्ग टर्म डेप्ट हमारे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 10th है हमारा डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट को हम मान लेते हैं 2 लाख और इक्विटी को हम मान लेते हैं 1 लाख। हमने फिक्स एसेट परचेज करी है और वो भी लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पे, यानी कि हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट बढ़ गए। हम मान के चलते हैं कि 1 लाख की फिक्स एसेट हमने परचेज करी है, अब हमें 1 लाख रुपए का लोन हमारे पास है और इसका शेयर होल्डर फंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो हमारे पास नया डाटा आएगा 3 लाख अपॉन में 1 लाख। लाख से लाख की 0 कट जाएंगी, आंसर आएगा 3:1। हमारा रेशियो पहले था 2:1 और अब हमारा नया रेशियो है 3:1। तो इसका मतलब है हमारा जो रेशियो है डेप्ट इक्विटी रेशियो वो इम्प्रूव हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 26 समझ में आ गया होगा।